सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। यानी कि 28 के पहले वाले वीडियो में जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसके अबाउट हमने एक्सप्लेन किया डिटेल से उसको, और इस वीडियो में हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो इसमें 1853 के चार्टर एक्ट के पारित होने के कारण और कारणों के बाद जो 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान थे, जो प्रोविजन थे, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए, पहला जो कारण था वह था पूर्वी देशों के साथ 20 वर्षों का जो प्रशासनिक संबंध था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह समाप्त हो रहा था। यानी कि जो चार्टर एक्ट के नवीनीकरण का जो समय था वह आ रहा था। तो यह जरूरी था कि कंपनी का जो पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार है, या राजनीतिक या प्रशासनिक या जो भी व्यापारिक जो इनका अधिकार है, उसको बनाए रखने की बात आ रही, यानी कि चार्टर के नवीनीकरण की बात आ रही थी, जो 1833 में पारित हुआ था। और 1853 में यानी कि अभी हो रहा था कि चार्टर का नवीनीकरण किया जाए। दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो की 1844 में वापस बुला लेना। यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट के पारित होने का जो दूसरा कारण था, उसमें यह था कि चूंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि अगर गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का जो पावर था वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था, और जो नियुक्ति का पावर था वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था। ओके, लेकिन जब 1844 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो को जब वापस बुला लिया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या हुई, काफी अचंभित रह गई। और तब जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति का पता चला। तो उसके बाद इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए इनके पावर को 1853 के चार्टर एक्ट को पारित किया गया। यानी कि इस एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक्टिविटीज को क्या कर दिया गया, काफी उनके पावर को लो करने का काम किया गया। तो ये भी एक कारण था। ठीक है। और तीसरा जो कारण था, बार बार संसद में यह मांग उठ रही थी कि कंपनी का इंग्लैंड में जो दोहरी व्यवस्था है, यानी कि जो लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इंडिया में जो गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव थी, यानी उसकी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी। तो कुछ लोगों का ये कहना था, खास करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में बार बार यह मांग उठ रही थी कि ये जो दोहरी व्यवस्था है लंदन में और भारत में, ये इसको समाप्त कर दी जाए, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कारण साफ कर रहे हैं। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ सदस्य यह कह रहे थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कारण क्या होती है, कोई भी डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होती है, और खास व्यय भी काफी बढ़ता है। तो क्यों ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसे समाप्त कर दिया जाए। तो 1853 के चार्टर एक्ट के पारित होने के पीछे यह भी एक कारण था। अब देखिए, जो चौथा कारण था वह यह था कि चूंकि ये जो एज रहा 19वीं सेंचुरी का, इस एज में लार्ज स्केल पे जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी, यानी जो उदारवादी विचारधारा थी, उसका इंग्लैंड और यूरोप में काफी तेजी के साथ प्रसार हो रहा था, खास करके इंग्लैंड में। तो जो इंग्लैंड का बुर्जुआ वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, यानी कि जो शिक्षित वर्ग था, इसकी डिमांड थी कि भारत से कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए, और भारतीयों को भारत में उच्च पदों पर स्थापित करने की भी मांग उठ रही थी। यानी कि जो इंग्लैंड का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, बुर्जुआ वर्ग था, उसकी यही डिमांड थी कि भारत से कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए, और साथ ही साथ जो ऐसे जो एजुकेटेड भारतीय हैं, जो भारत का बुर्जुआ वर्ग है, उनको क्या किया जाए,
भारत में उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए, जिससे संवैधानिक परिवर्तन अनिवार्य हो गया। तो इस डिमांड की वजह से क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे, वह अनिवार्य हो गए। इस कारण 1853 यानी कि ये जो दबाव पड़ रहा था बार बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, इसको लेके अब 1853 के चार्टर एक्ट को पारित किया जाना आवश्यक था। देखिए, जो अगला कारण था 1853 के चार्टर एक्ट के पारित होने के, कंपनी की विस्तारवादी नीतियां। मैं शुरू से ही बार बार यह उल्लेख करता आया हूं कि जब भी कोई एक्ट, कोई भी चार्टर एक्ट पारित किया जाता था या कोई भी ऐसे बीच में प्रावधान लाए गए, उसमें बार बार यह बात दोहराई जाती थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही है, यह ब्रिटिश राजशाही की नीतियों के खिलाफ है। इससे ब्रिटेन की राजशाही की का जो उसका एक कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, वह डाउन होगा। ओके, और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी बदनामी होगी। तो बार बार हर एक चार्टर में इस बात को दोहराई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों पे कोई भी अंकुश नहीं लगा रही थी। इसमें 1848 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बन के आया, तो इसने एक पॉलिसी लेके आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे राज्य हड़प नीति कहा जाता था। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यह था कि वैसे भारतीय राजा जिनका कोई पुत्र नहीं था, वह किसी दूसरे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। यानी कि गोद लिए गए पुत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वारिस नहीं माना। और साथ ही साथ 1848 से लेकर 1856 के बीच में भारत में एक बहुत बड़े, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश साम्राज्य में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में समाहित कर ले। जो लास्ट रहा 1856 का अवध, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे नहीं हो पाया, तो उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के और वहां के गवर्नर आइट्रम की रिपोर्ट पे अवध प्रांत को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में समाहित कर लिया गया, जिसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था उस समय। ठीक है, तो इस कारण भी क्या था, कंपनी की जो विस्तारवादी नीतियां थी, बार बार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो चार्टर एक्ट में हिदायत दी जा रही थी, उसको कंपनी इग्नोर करती जा रही थी। ठीक है, इन नियमों का उल्लंघन करती जा रही थी, तो जरूरी था। फिर छठा जो कारण था, यह था कि नए क्षेत्रों का संवैधानिक प्रावधान, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो साम्राज्यवादी नीति थी, इससे बहुत से ऐसे एरिया आ गए थे, ऐसे क्षेत्र आ गए थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक काम था यह बढ़ गया था। तो नए क्षेत्रों का संवैधानिक प्रावधान भी करना जरूरी था। बाद में चल के कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के अलावा बहुत सी प्रेसिडेंसियां बनी थी, जिसमें आगे चल के 1859 में पंजाब को अब एक अलग प्रेसिडेंसी बनाया गया। और प्रेसिडेंसी बनाने के साथ ही साथ वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ओके, तो ये भी एक कारण था। फिर सातवां देखिए, जो सातवां कारण था 1853 के चार्टर एक्ट के पारित होने का, यह था, बार बार यह मांग उठ रही थी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। धीरे धीरे चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रही थी, स्पेशली 1833 का जो चार्टर एक्ट का, इसके तहत क्या किया गया, शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया गया था। क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेके और प्रांतों के गवर्नर जो थे और उनकी जो कार्यकारिणी थी, उनके द्वारा बनाए जाने वाले जितने भी कानून थे, सबको हटा के टोटल पावर, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की भी बार बार मांग उठ रही थी। और यह भी कहा जा रहा था कि भारतीय लोगों को अपने मामलों के प्रबंधन में भाग देना चाहिए, यानी कि भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए। इंग्लैंड में इस विचार से लोग सहमत थे, क्योंकि यह उदारवादी काल था, उदारवादी यानी लिबरलाइजेशन का काल रहा इंग्लैंड में। अतः अप्रैल 1853 में लॉर्ड डर्बी ने संसद में इस तथ्य पर
बहुत बल दिया था और इसके लिए संसद की 2 समितियां बनाई गई थी 1852 ईस्वी में, जिसमें इस 2 समितियों का एक काम था कि कंपनी के मामले में जांच के लिए एक समिति थी, और यानी कि कंपनी के मामले में जांच के लिए दोनों समितियों को बनाया गया था। बाद में इन दोनों समितियों की रिपोर्ट को आधार बना के 1853 के चार्टर एक्ट को पारित किया गया। ठीक है, तो ये रहा आपका 1853 के चार्टर एक्ट के पारित होने के उसके कारण क्या थे, यानी 1853 के चार्टर एक्ट के पासेज होने के कॉजेस क्या थे। तो अब इसके बाद जो अगला है कि 1853 के चार्टर एक्ट के प्रोविजन क्या थे, यानी कि इसके जो मुख्य प्रावधान थे, मेन प्रोविजन क्या थे, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रावधान है इस एक्ट के द्वारा, कंपनी का शासन भारत में तब तक चलेगा जब तक संसद दूसरी व्यवस्था रखे। साफ कह दिया गया कि अब भारत में 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान में यह कह दिया गया कि भारत में कंपनी का शासन तभी तक है जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद कोई दूसरी व्यवस्था न कर ले। दूसरा था कि कंपनी के शासन काल को आगे के लिए बनाए रखा गया, वो भी महारानी के ट्रस्टी के रूप में या ब्रिटेन के सम्राट के ट्रस्टी के रूप में इसे 20 वर्षों के लिए, ये तो फिक्स नहीं कर दिया गया कि अगले 20 वर्षों तक रहेगा, लेकिन यह कह दिया गया कि जब तक संसद कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेती है तब तक क्या होगा, तब तक भारत के जो प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य हैं वह कंपनी देखने का काम करे। दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या इस एक्ट के द्वारा 24 से घटाकर 18 कर दी गई, यानी 24 से 18 कर दी गई। इनमें से जो 6 सदस्य थे वह ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करेगा, और ये भी कहा गया इन 18 में से जो 6 सदस्य हैं इन्हें ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा जिन्होंने कम से कम पिछले 10 वर्षों से लगातार भारत में रह रहे हो और कंपनी के अधीन काम कर रहे हो, और इस 10 वर्षों के दौरान वह कभी भारत से लंदन, इंग्लैंड वापस नहीं गए हो। ठीक है, कोर्ट ऑफ, इसी में आगे यह था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का जो कोरम रखा गया वह 10 था, यानी 18 में से अगर 10 मेंबर होंगे तभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्या होगी, मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग भंग कर दी जाएगी। और साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब भारत में अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत में अधिकारियों की नियुक्ति करने का पावर छीन लिया गया। अब ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत में किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं करेगी, तथा इसके लिए अब क्या किया जाएगा, एक प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किया जाएगा, स्पेशली जो उस समय के ICS हुआ करते थे, IS हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके लिए अब यह व्यवस्था की गई कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कि अब ICS के लिए एक अलग क्या होगा, एग्जाम होगा, परीक्षाएं होंगी, और अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष को क्या कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष को बाद में चल के लॉर्ड मैकाले को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष बना दिया गया। ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को डिक्रीज किया गया, उसे कम करने का काम किया गया इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ओके, अब देखिए जो तीसरा मुख्य प्रावधान था यह था कि नई प्रेसिडेंसियों को स्थापित किया गया। अभी पहले भी मैंने बताया कि 1859 में पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नियुक्त करने का काम किया। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और साथ ही साथ जो चौथा था यह था कि अब बंगाल के लिए एक गवर्नर, यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यह साफ साफ कह दिया गया कि इसके लिए अब एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। पहले यह गवर्नर जनरल
और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी बंगाल प्रांत के कार्य को देखने का काम करती थी। लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कि अब बंगाल का शासन गवर्नर जनरल नहीं देखेगा। गवर्नर जनरल के कार्यों को हल्का किया गया और बंगाल में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई और कहा गया कि जब तक गवर्नर जनरल अगर किसी गवर्नर की नियुक्ति नहीं कर लेता है उसके पहले क्या करेगा, वहाँ के प्रशासन को देखने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करेगा। ओके, यह बात स्पष्ट कर दी गई। फिर जो पांचवा प्रावधान था यह हुआ कि द्वितीय लॉ कमीशन यानी कि दूसरा जो लॉ कमीशन था उसको अपॉइंट करने का काम किया गया। पहला 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था विधि आयोग की स्थापना। पहले विधि आयोग की स्थापना जिसका एक ही सदस्य था लॉर्ड मैकाले, और दूसरा जो था दूसरा विधि आयोग 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया जिसमें लॉर्ड मैकाले को किसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को ही रखा गया। साथ ही साथ इसमें बहुत से मेंबर्स को जोड़ने का काम किया गया। यानी कि जो 1853 के चार्टर एक्ट था इसमें जिन सदस्यों को जोड़ने का काम किया गया उसमें थे जॉन रोबटी थे, जॉन जेरिस थे, सर एडवर्ड रियान थे, ओके, कैमरून डी मैकाले, J.F. हॉकिंस थे, थॉमस इलिस थे एंड लॉबर्स लॉरे थे। तो इस द्वितीय जो लॉ कमीशन था इसमें लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष तो रखा गया, साथ ही साथ इसमें इन सदस्यों को भी नियुक्त किया गया, यानी जिनकी संख्या टोटल मिला के कम से कम 9 हो गई। ओके, यानी कि अब लॉ कमीशन को काफी बड़ा किया गया। ओके, तो इसमें बहुत से सदस्यों की नियुक्ति करने का काम इस एक्ट के द्वारा किया गया। साथ ही साथ जो अगला प्रोविजन था यह था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, पहले जो विधि सदस्य था यानी जो लॉर्ड मैकाले था वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का अंशकालिक सदस्य था, लेकिन इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया, जिसके जो पहले सदस्य हुआ करते थे इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसी स्टैंडर्ड का दर्जा, यानी कि जो कानून सदस्य था, जो लॉ मेंबर्स था, उसको यानी लॉर्ड मैकाले को प्रोवाइड करने का काम किया गया। साथ ही साथ इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, जो अगला प्रावधान था, ये था कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग करने का काम किया गया। यानी कि अब कानून का, और इसमें मैंने बताया कि कम से कम 8-9 मेंबर्स को द्वितीय लॉ कमीशन में नियुक्त किया गया, यानी कि अब जो लेजिस्लेचर पावर था उसको अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग कर दिया गया, लेकिन दोनों का जो देखरेख होता था वह गवर्नर जनरल करता था। यानी कि ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही मेंबर थे, लेकिन क्या कर दिया गया इन्हें, यानी कि कानून बनाने का काम जो लॉ कमीशन के मेंबर्स थे उनको सौंप दिया गया, और जो लॉ को जो अप्लाई करते थे गवर्नर जनरल और दूसरे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने का प्रयास इस एक्ट के द्वारा किया गया। ओके, तो सबसे बड़ी विशेषता थी इस एक्ट की, यानी कि जो विधानमंडल था, लेजिस्लेचर, उन्हें अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका थी उन्हें अलग किया गया, यानी यह एक सराहनीय कदम था। ठीक है, यानी कि अब देखा जाए तो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो काम करता था, गवर्नर जनरल और जो 3 मेंबर्स थे इसके पहले, वो एक लॉ मेंबर था जो बाद में नियुक्त किया गया, एक कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ भी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर्स था। तो एग्जीक्यूटिव काम यानी कि कार्यपालिका संबंधी काम करने के लिए गवर्नर जनरल क्या करता था, इन लोगों के साथ मिलकर काम करता था। ठीक है, और जबकि जो
लेजिस्लेचर यानी कि गवर्नर जनरल जब अपने एग्जीक्यूटिव वर्क को करेगा, यानी कि कार्यपालिका संबंधी काम करेगा, तो गवर्नर जनरल होगा, 3 मेंबर होंगे जो ऑलरेडी उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, एक कमांडर इन चीफ होगा और एक लॉ मेंबर विधि सदस्य होगा। लेकिन गवर्नर जनरल जब कानून बनाने का काम करेगा, यानी कि जब लेजिस्लेचर वर्क करेगा, चूंकि गवर्नर जनरल के अधीन ही कानून बनता था, तो जब ये काम करेगा तो उसमें क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल के साथ साथ जो ये 5 मेंबर्स हैं जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल और 3 मेंबर्स और एक कमांडर इन चीफ, एक लॉ मेंबर, यानी गवर्नर जनरल और 5 सदस्य तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो एडिशनल जज होंगे वो रहेंगे, और साथ ही साथ जो 4 प्रेसिडेंसियां इस समय हो गई थी, यानी कि जब लेजिस्लेचर काम गवर्नर जनरल करेगा तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 5 मेंबर के अलावा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, साथ ही साथ जो एडिशनल न्यायाधीश होगा, जो सहायक जज होंगे वो होंगे, और साथ ही साथ इन जो 4 प्रेसिडेंसियां हैं जो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और पंजाब, ओके, इन 4 प्रेसिडेंसियों के जो सदस्य होंगे, यानी कि वैसे सदस्य जो गवर्नर होते थे उन्हीं को इसमें अपॉइंट किया जाता था। तो इन 4 प्रेसिडेंसियों से जो मेंबर्स आएंगे उन मेंबरों के साथ मिलके क्या करेगा, गवर्नर जनरल लॉ प्रिपेयर यानी कि कानून बनाने का काम करेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल 2 सामान्य सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, जिसे स्थानीय विषयों की जानकारी हो। इन सब के अलावा क्या कर सकता था, गवर्नर जनरल 2 और सदस्यों को नियुक्त कर सकता था जिन्हें लोकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी हो। तो देखिए, फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जब गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव वर्क को करता था तो गवर्नर जनरल ऑलरेडी 3 जो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, 1 कमांडर इन चीफ एंड 1 लॉ मेंबर। लेकिन जब लेजिस्लेचर वर्क को करता था तो ऑलरेडी ये 5 थे ही थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल न्यायाधीश, और उसके बाद 4 प्रेसिडेंसियों के बंगाल, मद्रास, बम्बई और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसे पंजाब कहा जाता था, इनसे एक एक सदस्य या गवर्नर जनरल खुद आया या किसी सदस्य को भेजे, तो इनसे एक एक सदस्य हो गए। और साथ ही साथ लोकल जो जानकार थे, यानी भारत से संबंधित, यानी भारत में रहने वाले जो लोकल विषयों से, लोकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जानकार थे, उनको भी अपनी इस कानून में, जब कानून बनाता था तो इसमें 2 सदस्यों को और अपॉइंट करता था। ये टोटल मिला के क्या करते थे, कानून बनाने का काम करते थे, ओके। लेकिन गवर्नर जनरल ने इस अधिकार का प्रयोग कभी नहीं किया, ओके। यानी कि गवर्नर जनरल ने क्या किया, अपने इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही कम किया। तो ये रहा आपका 1853 के चार्टर एक्ट के कारण रहे। कारण के बाद आपके जो मुख्य मेन प्रोविजन रहे, ठीक है। अब थोड़ा आगे देख लिया जाए तो यह है कि जो प्रत्येक सदस्य को लेजिस्लेटिव मेंबर कहा जाता था, अभी मैंने जिनका नाम लिया, यानी कि व्यय के रूप में 5000 पाउंड दिए जाते थे इन्हें। इसमें सदस्यों के लिए आवश्यक था कि 10 वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य कर चुके, अभी मैंने बताया, यानी कि अब वैसे ही नियुक्त हो सकते थे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में लगातार रहे हो और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इन्होंने कार्य किया हो। साथ ही साथ गवर्नर जनरल के व्यवस्थापिका सदस्यों की संख्या अब 12 हो गई, यानी कि जो व्यवस्थापिका सदस्य थे, जो लेजिस्लेचर का काम करते थे, उनकी संख्या 12 हो गई, और एग्जीक्यूटिव वर्क में यानी कार्यपालिका में यह 5 थी, ओके। लेकिन गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी था, कभी कभी यह दोनों के अगेंस्ट अपने वीटो पावर का यूज करता था। तो ये तो इसके वर्क थे। मीटिंग के समय अर्थात खुली मीटिंग होती थी, इसका अध्यक्षता गवर्नर जनरल करता था, और यदि गवर्नर जनरल उपस्थित हो तो स्वयं उनमें से जो भी उच्च सदस्य है, जो वह इसका या जो साधारण सदस्य था वह अध्यक्ष बनता था। इसका निर्णय लेते समय अध्यक्ष को, यानी कि जब डिसीजन होता था तो अध्यक्ष को कास्टिंग वोट का अधिकार था, यानी कि डिसीजन अगर मेजोरिटी हो जाते थे तो ठीक है, लेकिन जब क्या होता था, जब इक्वल हो जाता था, जब वोट इक्वल हो जाता था तो गवर्नर जनरल उसमें अपने कास्टिंग वोट का
यूज करता था, ठीक है, और जिस फेवर में यानी कि वह वोट कर देगा वही माना जाता था, ठीक है। और इसका जो टोटल कोरम था यह 7 में से क्या था, कानून बनाते समय 12 में से 7 मेंबर्स होते थे, तो यह क्या होता था, यह इसका कोरम माना जाता था। उसी समय मीटिंग होती थी, कानून बनाने का काम होता था, नहीं तो इसको वो कर दिया जाता था, नेग्लेक्ट कर दिया जाता। इस कार्य परिषद की कार्यवाही संबंधी बातचीत करना, मीटिंग द्वारा बनाए गए नियम को गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद सामूहिक रूप से निरस्त कर सकते थे। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका परिषद से कोई भी ऐसा नियम पारित नहीं करा सकता था जिस पर उसे बहुमत न प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि गवर्नर जनरल इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कोई भी ऐसा नियम पारित नहीं करा सकता था जो बहुमत के खिलाफ हो, लेकिन गवर्नर जनरल को क्या था, अपने वीटो पावर को यूज करने का अधिकार था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में भी स्पष्ट कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल अगर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों या लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों के अगेंस्ट अगर वीटो करता है तो उसका सबसे पहले कारण बताना होगा कि किस कारण से उसने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये रहा 1853 का चार्टर एक्ट के कारणों के बाद हमने प्रावधानों पे चर्चा की। साथ ही साथ इसका अगर इवैल्यूएशन कर लिया जाए, यानी अगर इसका हम मूल्यांकन कर ले, तो मूल्यांकन में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ये रहा कि इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अधिकार को अब सस्पेंस कर दिया गया। कहा गया कि जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी तब तक कंपनी रहेगी, उसके बाद कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक अधिकार को भारत से समाप्त कर दिया जाए, और स्पेशली राजनैतिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, ओके। दूसरा ये था कि सबसे बड़ी व्यवस्था की गई आईसीएस के लिए कि इस एक्ट के द्वारा 1853 में यह कहा गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, कि अब अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, और ये एग्जाम होंगे, और अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करेंगे। साथ ही साथ कंपनी की विस्तारवादी नीतियों को भी प्रतिबंधित करने का काम किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को क्या कर दिया गया, अब समाप्त करने का प्रयास इस एक्ट के तहत किया गया, क्योंकि अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार इनसे छीन लिया गया, ठीक है। तो अगर एक मोटे तौर पे देखा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि जो द्वितीय लॉ कमीशन बना, यानी कि इसमें एकदम अलग कर दिया गया कि गवर्नर जनरल अपनी जो लेजिस्लेचर उसकी काउंसिल है जो 12 सदस्यीय बनाई गई थी, अब उसी को लेके यह कानून बनाने का, यानी कि इस एक्ट के तहत सबसे बड़ा काम कर दिया गया कि कानून बनाने का अधिकार और कानून को लागू करने का, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव को अलग करने का काम किया गया। यानी कि कानून कोई और बनाएगा, लागू कोई और करेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, एक ही व्यक्ति कानून बनाते थे वही, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल था, उसी के अंडर में कानून भी बनता था और उसको लागू करने का काम वही। लेकिन तब भी क्या किया गया, काफ़ी ये महत्वपूर्ण था, जिसपे आगे चल के भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी उसका बेस बना। चूंकि लंदन में इस सिस्टम को अपनाया गया था, तो भारत में बाद में चल के इसको अपना लिया गया। तो ये रहा आपका 1853 का चार्टर एक्ट। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में, यानी कि इस एक्ट के बाद जो घटनाएं घटी भारत में, स्पेशली 1857 का रिवोल्ट्स, यानी 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। इसके बाद पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट का मूड चेंज हो गया और उसने बहुत जल्द ही कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।